नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप के बारे में कि रेलवे अप्रेंटिसशिप होता क्या है, इससे रेलवे ग्रुप डी की जॉब में हमको क्या क्या फ़ायदा मिलता है, और अगर आप रेलवे अप्रेंटिसशिप करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1 साल तक आपको 8,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है, और रेलवे की जॉब में इससे क्या क्या फ़ायदा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी मेरिट किस प्रकार बनती है कि जहां नॉर्मल छात्र को 70 से 80 मार्क्स लाने पड़ते हैं सिलेक्शन लेने के लिए, वहीं रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले छात्र को मात्र 30 से 40 मार्क्स में ही सिलेक्शन मिल जाता है। हम जानने वाले हैं इसकी फुल प्रोसेस, इसके बेनिफिट्स और साथ ही सिलेक्शन का फॉर्मूला और हर एक वो चीज़ जो हर एक छात्र को पता होनी चाहिए। तो A to Z सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेलवे अप्रेंटिस होता क्या है। रेलवे अप्रेंटिस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि रेलवे की वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट और डिवीजन में होता है, और ये ट्रेनिंग अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत होती है। और इसमें 10th प्लस ITI की मेरिट के बेस पे आपको सिलेक्ट किया जाता है, और इसमें सिलेक्ट होने के बाद ना तो आपसे कोई रिटन एग्जाम लिया जाता है, ना ही कोई इंटरव्यू लिया जाता है। और जैसे ही आपकी 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो फिर आपको एक NAC NCVT सर्टिफिकेट मिलता है। NAC यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। और जैसे ही आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है आप बन जाते हैं CCAA वाले कैंडिडेट, जिसमें CCAA का फुल फॉर्म होता है कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। आगे हम बात करेंगे कि कौन सी ITI की ट्रेड इसमें चलती है और आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि रेलवे में इस अप्रेंटिसशिप का क्या फायदा होता है। रेलवे ग्रुप डी में जो CCAA वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 20% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सीट का मिलता है। जैसे कि अभी रेलवे ग्रुप डी में टोटल 32,000 पोस्टें आई थी, तो इसमें से 6,400 पोस्ट सिर्फ CCAA वाले कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी जाएंगी, जिसमें सिर्फ यही कैंडिडेट सिलेक्शन ले पाएंगे। और दूसरे नंबर का फायदा इसमें ये होता है कि जो PET टेस्ट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नॉर्मल कैंडिडेट का लिया जाता है, जिसमें 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड में मेल कैंडिडेट को और 5 मिनट 40 सेकंड में फीमेल कैंडिडेट को दौड़ना पड़ता है। और इसमें CCAA वाले कैंडिडेट के लिए ये वाली छूट मिल जाती है, उनको रनिंग नहीं देनी पड़ती है। और तीसरा फायदा होता है नो मिनिमम मार्क्स इन CBT एग्जाम, मतलब कि जो आपका CBT का एग्जाम होता है इसमें कोई भी पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं दिया जाता है। जैसे कि हमारे नॉर्मल कैंडिडेट को, जो जनरल के छात्र होते हैं उनको 40% और जो और अदर छात्र होते हैं उनके लिए 30% पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। अगर आपके कम से कम भी मार्क्स आए हैं तो उसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपके 20 भी मार्क्स आए हैं तब भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस में रहते हैं। और चौथे नंबर का फायदा होता है एज में रिलैक्सेशन। जैसे कि नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जनरल वाले जो कैंडिडेट होते हैं उसकी नॉर्मली जो एज है वो 18 से 33 साल रखी जाती है, लेकिन अगर वही जनरल वाला छात्र ने अप्रेंटिसशिप किया है तो फिर उसके लिए 3 साल का और रिजर्वेशन मिल जाएगा। वहीं OBC कैंडिडेट को जो 3 साल का रिजर्वेशन मिलता है वो भी मिलेगा, साथ ही 3 साल का ये वाला भी मिलेगा। वहीं SC कैंडिडेट के लिए 5 साल का जो रिजर्वेशन मिलता है वो भी मिलेगा, साथ में 3 साल का और ये वाला रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। तो एज रिलैक्सेशन का एक बड़ा फायदा रेलवे अप्रेंटिसशिप वालों को होता है। और चौथा होता है नो कैरी फॉरवर्ड ऑफ वैकेंसीज, मतलब कि जो आपकी वैकेंसी है, जैसे कि 6,400 वैकेंसीज हैं, लेकिन अगर रेलवे वालों को अप्रेंटिसशिप वाले 6400 छात्र नहीं मिलते हैं तो फिर जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनसे उन सीट को भर दिया जाता है, वो सीट खाली नहीं छोड़ी जाती हैं। ऐसा नहीं होता है कि अगली भर्ती में फिर से वही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसके लिए नॉर्मल कैंडिडेट से वो सीट्स भर दी जाती हैं। जो SC वालों के लिए वो SC की, जो ST वालों के लिए वो ST की, और जो जनरल वालों के लिए है वो जनरल वालों के लिए। और रेलवे अप्रेंटिसशिप वाला, जैसे कि नॉर्मल कैंडिडेट सिर्फ एक ही जोन से फॉर्म फिल कर सकता है, तो वही नॉर्मल कैंडिडेट के जैसे ही ये भी सिर्फ एक ही जोन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगली बात हम आपको बता दें कि आप किसी भी जोन से रेलवे अप्रेंटिसशिप कर लें, लेकिन आप अपने मन से जिस भी जोन से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उस जोन से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए कोई भी रोक टोक नहीं होती है। ये थे हमारे कुछ फायदे जो कि रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले छात्रों को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी मेरिट ऐसी किस प्रकार बनती है कि सिर्फ 30 से 40 मार्क्स में ही इनका सिलेक्शन हो जाता है। इसकी मेरिट एक फॉर्मूले के बेस पे बनती है, जैसे कि आप CBT एग्जाम में जितने मार्क्स लाएंगे उसके 2/3 मार्क्स आपके काउंट किए जाएंगे। वहीं जो आपके NAC सर्टिफिकेट में जितनी % होगी उसका 1/3 आपका लिया जाएगा, और फिर टोटल जो मार्क्स आएंगे वो मार्क्स या फिर जो आपके CBT मार्क्स हैं, इन दोनों में से जो भी मार्क्स ज़्यादा होंगे वही मार्क्स आपके लिए जाएंगे। तो आइए इसको हम एक रफ पेज पे कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं।
तो दोस्तों अब हम समझते हैं उस फॉर्मूले को, जैसे कि 2/3 इंटू CBT के मार्क्स प्लस 1/3 इंटू आपके NAC सर्टिफिकेट के मार्क्स। तो यही वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से हमारी मेरिट के लिए मार्क्स निकाले जाते हैं। तो जैसे कि आप मान लेते हैं कि CBT एग्जाम में आपने स्कोर किया 60 और जो आपका NAC सर्टिफिकेट है उसमें आपका स्कोर रहा 80%। तो इन दोनों का अगर ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करें तो 2/3 CBT का स्कोर 60 प्लस 1/3 और इसका स्कोर था 80, और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो लगभग ये हमारा 40 निकल के आएगा प्लस इसका लगभग 27 निकल के आएगा। तो हमारा जो इसका स्कोर है वो 67 निकल के आएगा, और इसमें जो CBT का स्कोर था वो 60 था और ये हमारा 67 निकल के आया है। तो जो इनमें से ज़्यादा मार्क्स होते हैं वही आपकी मेरिट के लिए लिए जाते हैं। तो यहाँ पे इसके ये वाले फॉर्मूला लगाने के बाद ज़्यादा मार्क्स हैं तो 67 इसका लिया जाएगा। दोस्तों दूसरे उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए CBT में आपके 30 स्कोर था, NAC में आपके 75% थे। अगर उसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे तो 2/3 इंटू 30 प्लस 1/3 इंटू 75, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 25 इक्वल टू 45 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि CBT एग्जाम में हमने 30 स्कोर किया था, इसमें 45 किया है, तो आपकी मेरिट 45 से ली जाएगी। इसके बाद हम तीसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। CBT एग्जाम में मान लीजिए आपने 70 स्कोर कर दिया, NAC में आपने 60 स्कोर कर दिया, वही फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो 2/3 इंटू 70 प्लस 1/3 इंटू 60, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा लगभग 46 प्लस 1/3 का 20, ये आ जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 66 हो जाएगा, जो कि ये वाला स्कोर हमारा CBT स्कोर से कम है, तो फिर ये वाला हम काउंट नहीं करेंगे, फिर इसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। तो इस तरीके से आपका जो CBT एग्जाम होता है रेलवे ग्रुप डी या रेलवे के किसी एग्जाम का, तो इस हिसाब से आपकी मेरिट ली जाती है। और जनरली इसकी जो कट ऑफ है वो 30 से लेकर 40 के बीच में ही रहती है, और अगर आप CBT एग्जाम में इतने मार्क्स ले आते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है। ये नहीं होता है कि इसमें अगर आपके कम मार्क्स हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जनरली आपका 30 से 40 में इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि इस तरह से इसकी मेरिट बनती है, जिस वजह से सिर्फ 30 से 40 मार्क्स में ही एक रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले छात्र का सिलेक्शन हो जाता है। तो इस बात से हमको ये भी पता चलता है कि जितने मार्क्स आप CBT में इम्पोर्टेंट समझते हैं उससे ज़्यादा आपके जो NAC जो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगली बात हम करते हैं कि आप कैसे रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट बन सकते हैं। इसके लिए प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आप ऑफिशियल रेलवे जोन की वेबसाइट्स पे जाएंगे तो हर साल हर एक जोन से रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए भर्तियां निकलती हैं, जिससे आप अप्रेंटिसशिप का कोर्स कर सकते हैं, जो कि 1 साल का होता है। इसके लिए हर एक जोन 1 से ज़्यादा बार हर साल फॉर्म निकालता है, जिसमें आप फिल करके इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों इसके फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो रेलवे के ऑफिशियल जोन है वो हर एक जोन 1 साल में 1 से ज़्यादा बार इसके फॉर्म निकालता है, और ये जो फॉर्म है जनरली जनवरी से लेके मार्च तक और अगस्त से लेके अक्टूबर के बीच में निकालते हैं। कई जोन 1 बार या फिर कई जोन 2 बार तक इसके फॉर्म निकाल देते हैं, और फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिलेक्शन 10th प्लस ITI की जितनी भी आपकी परसेंटेज होती है उसका एवरेज निकाल कर किया जाता है, और जितनी भी मेरिट जाती है उस मेरिट में आपको आना चाहिए, जिससे कि आपका उस जोन की रेलवे अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन हो सके। आइए इसको भी हम एक रफ पेज पे समझते हैं कि किस तरह से आपकी मेरिट बनती है। तो जिसकी एज यहाँ पे 14 से लेकर 24 ईयर है, सिर्फ वही रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी जो मेरिट है वो 10th प्लस ITI के बेस पे बनती है, और दोनों का एवरेज, जैसे कि मान लीजिए कि आपके 10th में 80% मार्क्स हैं या फिर 70% मार्क्स हैं या फिर 60% मार्क्स हैं, वहीं आपके ITI में अगर मान लें कि 84% हैं या फिर 76% हैं या फिर 68% हैं, तो इनका एवरेज निकालना होता है। और जैसे कि आपको एवरेज निकालना तो आता ही होगा कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं का नंबर। तो जैसे कि हम इसका निकालते हैं, संख्याओं का योग है 80 प्लस 84 और दोनों संख्याएं हैं, तो जितना इसका निकल के आएगा लगभग 82 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे दोनों संख्याओं का योग है 70 प्लस 76 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 73 ये निकल के आएगा। वहीं तीसरे नंबर का 60 प्लस 68 2 से डिवाइड करेंगे तो 64 यहाँ पे ये निकल के आएगा। तो ये जो आपका एवरेज मार्क्स निकल के आता है, इसी से आपकी मेरिट बनती है। और जब आप इसका फॉर्म फिल करते हैं तो इसमें ITI की ट्रेड भी मांगी जाती हैं। तो कौन कौन सी ट्रेड इसके लिए एलिजिबल होती हैं, आइए हम एक एक करके आपको सारी ट्रेड के नाम बताते हैं। इसमें आपकी कारपेंटर, ड्राफ्टमैन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक RAC, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, केमिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट, कोपा, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, पेंटर, SMW, स्टेनोग्राफर हिंदी, टर्नर, वायरमैन और डिजिटल फोटोग्राफर जैसी इतनी ट्रेड से आपकी अगर ITI है तो फिर आप रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मेरिट में आ जाते हैं तो आपका इसके लिए सिलेक्शन हो जाता है, और फिर आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और आपका अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो फिर आप इसके एक कैंडिडेट बन जाते हैं और आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है।
और इसकी जो ट्रेनिंग होती है लगभग 1 साल की होती है और इसके दौरान आपको गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने लगभग 8,000 रुपए दिए जाते हैं, जो कि एक इसके साथ साथ अच्छा प्रॉफिट ये भी है। और जैसे ही आपकी 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो फिर आपको एक एनसीबीटी का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसे एनएसी यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कहते हैं। और फिर आप बन जाते हैं एक सीसीए वाले कैंडिडेट। और फिर मैंने जो आपको बेनिफिट बताए हैं 20% का रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन और साथ ही आपकी पीईटी ना होना, ये सारे बेनिफिट आपको मिलने लग जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। रेलवे जॉब के अलावा भी प्राइवेट जॉब में या फिर किसी कंपनी में भी इस चीज का आपको फायदा मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप रेलवे की वेबसाइट को चेक करते रहिए और जैसे ही ये फॉर्म निकलते हैं तो फिर आप इसमें अप्लाई कर दें, अगर आपकी आईटीआई इन ट्रेड से रिलेटेड है तो फिर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपके रेलवे अप्रेंटिसशिप्स को लेकर सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई और भी डाउट आपका है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। स्पेशली रेलवे अप्रेंटिसशिप वाला एक Q&A वीडियो हम लाएंगे जिसमें आपके सभी सवालों के जवाब हम देंगे। तो अगर कुछ छूट गया है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।